सूरज उग गया, प्रताप जाग गया। घर से बाहर निकला, कुछ डरावना देखा। पापा ये देखो, वो चिल्लाया। तभी प्रताप का बाप नागप्पा अपने बाथरूम से दौड़ते हुए बाहर आया। किसी ने हम पर काला जादू किया है पिताजी, प्रताप ने कहा। मूर्ख, कौन उस पर काला जादू करेगा जिसके घर में एक पैसा भी नहीं है, नागप्पा कहकर अंदर चला गया। अगले दिन भी फिर से कोई काला जादू किया था। हे भगवान, मेरे जैसे भिखारी के ऊपर कोई क्यों काला जादू करेगा? मेरे पास तो रात को खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है, नागप्पा खुद से कहा। उसके बाद क्राइम पेट्रोल देखकर मानसिक संतुलन खो बैठी आंटियों का सजेशन लेकर नागप्पा और उसका बेटा अपने गांव के पॉपुलर डिटेक्टिव के पास गए। वो डिटेक्टिव जिसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और घर की बनी, वो डिटेक्टिव जो 7वीं फेल हो चुका है। डिटेक्टिव विरूपाक्षा, ऑल्सो नोन एज जॉन सीनू, उसे कोई देखना नहीं चाहता। पहुंचने पर विरूपाक्षा के ऑफिस के वॉचमैन प्रसाद ने कहा कि विरूपाक्षा उनसे मिलना नहीं चाहते। क्यों भाई? नागप्पा ने पूछा। कल रात काला जादू के लिए इस्तेमाल की गई नींबुओं के साथ वो बुद्धू लेमन जूस पिया था, रात भर उल्टी कर रहा था, वॉचमैन ने कहा। बहुत समय चर्चा करने के बाद नागप्पा और उसका बेटा आखिरकार विरूपाक्षा के ऑफिस में घुस गए। प्रवेश करते ही ऑफिस तो दूर, वो जगह एक पुरानी पेपर बेचने वाली दुकान ज़्यादा लग रहा था। आराम से सो रहा विरूपाक्षा किसी की पैर की आवाज़ सुनकर जाग गया। आंखें खोलने पर पाक्षा ने देखा कि नागप्पा और उसका बेटा दो अजीब जानवर की तरह उसे घूर रहे थे। कौन है बे? पाक्षा ने पूछा। कोई काला जादू किया साहब, नागप्पा ने कहा। तो मैं क्या करूं? पाक्षा ने कहा। जो भी काला जादू करने वाले का असली चेहरा बाहर लाएगा उसे इनाम में 10,000 दिया जाएगा। ये सुनते ही गरीब की औलाद की तरह विरूपाक्षा ने केस एक्सेप्ट कर दिया। क्या आपको कोई दुश्मन है? पाक्षा ने पूछा। तो नागप्पा ने कहा कि कोई नहीं है। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? पाक्षा ने पूछा। सिर्फ मैं और मेरा बेटा, नागप्पा ने उत्तर दिया। आपकी पत्नी? पाक्षा ने पूछा। वो गुजरी तो 4 साल पहले ही, लेकिन यादों के रूप में वो अभी भी हम दोनों से जुड़ी हुई है, नागप्पा ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही विरूपाक्षा ने उनसे 5,000 एडवांस में लेकर वो कॉल करने तक उसे डिस्टर्ब नहीं करने को कहा। पैसे देकर घर लौटने के तुरंत बाद फिर से उन दोनों पर किसी ने काला जादू किया था। इस तरह हर रोज़ उन पे कोई काला जादू करता जा रहा था, लेकिन विरूपाक्षा से उन्हें एक फ़ोन भी नहीं आया। दस दिन सब्र करने के बाद नागप्पा और उसका बेटा गुस्से से विरूपाक्षा के ऑफिस के ओर जाने लगे। अंदर जाके गुस्से से, इतने दिन से गांजा फूंक रहा था क्या? मेरा पैसा वापस करो, नागप्पा चिल्लाया। हमारे ऊपर कौन काला जादू कर रहा है साहब? नागप्पा का बेटा रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। सच जानने के लिए तुम्हारी उम्र काफ़ी नहीं है बेचोटे, पाक्षा ने कहा। कौन सा सच? अभी बता। 5,000 जो लिया, नागप्पा ने चिल्लाया। मैं जो भी कहूँगा वो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी, विरूपाक्षा ने चेतावनी दी। हमें सच जानना है साहब, प्रताप चिल्लाया। सच्चाई तेरा बाप जानता है बे, विरूपाक्षा ने कहा। नागप्पा जो पहले से ही गुस्से से पागल हो रहा था, वो ये सुनकर एक बुढ़े की तरह पगला गया। मतलब जैसे ही प्रताप कुछ बोलने वाला था, जिस दिन तुम दोनों मेरे ऑफिस आए थे उसी दिन मैंने मेरी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। मेरा प्राइम सस्पेक्ट तेरा बाप ही था। वो रात जब मैं तुम्हारे पिताजी को फॉलो करने लगा तो मुझे पता चला कि वो गांव से दूर एक झोपड़ी में जा रहा है। उस झोपड़ी में तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी है। हर रात तुम्हारा बाप उस झोपड़ी में जाकर शास्त्रीय गाने बजाता है। तुम्हारे बाप की पार्टनर के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो काला जादू करने वाली
एक पागल औरत है। तुम्हारे बाप को पूरी तरह अपनी वश में करने के लिए उस औरत की रास्ते के बीच में उसका बेटा यानी तुम हो। विरूपाक्षा ये कहकर नागप्पा से बाकी 5000 लेकर बाहर चला गया। मतलब मेरा बाप अब भी इनिंग्स डिक्लेयर नहीं किया क्या? ये कहकर प्रताप ने नागप्पा को एक चाटा मारा। अंत में प्रताप ने पूछा कि आखिर उसकी पापा के ऊपर उन्हें शक क्यों आया। तो पाक्षा ने हंसते हुए कहा, बीवी ना होने की खुशी आपकी बाप के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जाने से पहले इसलिए नहीं कि काला जादू सच होता है। मैंने इस केस को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया कि तुम्हारे जान पर खतरा है। सावधान रहना, पाक्षा ने कहा और अंधेरे में गायब हो गया।